हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है प्रेपरेशन एंड पढ़ाई? हम साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। कल हमने पूरा फ्लेमिंगो कवर कर लिया है। आज हमारा दिन है राइटिंग स्किल का और इसके साथ साथ विस्टास का। तो राइटिंग स्किल को आज एकदम आपके कन्वीनियंस के लिए रिकॉर्डेड वर्जन में डाल रही हूँ, ताकि आप बिना टाइम वेस्ट किए शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट में जितना ज़रूरी है मुझसे गाइडेंस लेना, उतना गाइडेंस लेके घर पे आप सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस कर सको। उस चीज़ को माइंड में रखते हुए उस हिसाब से हम आए हैं आज हमारे इस सेशन को लेके, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट द एंटायर राइटिंग सेक्शन। पूरा जो सेक्शन बी है 18 मार्क का, जिसको आप ऐसे करके छीन सकते हो ना एग्जामिनर से, उस पूरे सेक्शन को हम आज इस लेक्चर में भी समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं बता दूंगी। एंड इस लेक्चर के बाद आपका काम ये होगा कि पूरे फॉर्मेट्स को अच्छे से समझ ले, देख ले। कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, कुछ होमवर्क्स आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा रिपोजिटरी, एक्स्ट्रा पीडीएफ में, उनको यूटिलाइज करो, उनको लेकर प्रैक्टिस करो घर पे। एंड एक होमवर्क तो है ही जो मैं पहले दिन से बताते आ रही हूँ कि सैम्पल पेपर के साथ जो पेपर प्रेजेंटेशन का टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल चुका है उनको यूटिलाइज करो। टाइम मैनेजमेंट का शॉर्ट्स आ चुका है, उनको यूटिलाइज करो और सैम्पल पेपर विथ टाइमर सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए शुरू करते हैं हमारे आज का लेक्चर, विच इज अबाउट द राइटिंग स्किल्स, द एंटायर सेक्शन ऑफ राइटिंग स्किल्स फॉर दिस ईयर्स बोर्ड। चलो, हमें पता है कि कुछ टॉपिक्स स्पेसिफिकली है अपने सिलेबस में, है ना। वी हैव नोटिस राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, एडिटोरियल लेटर, जॉब एप्लीकेशन, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में, हमें पता है। सबसे पहली चीज़ ये बाइफिकेशन ऑल दो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, बट मैं वापस से बता दूं, नोटिस और इनफॉर्मल रिप्लाई एंड इनविटेशन, ये दोनों चीज़ आपके 4 मार्क के आते हैं, ये हमें पता है। लेटर राइटिंग जो ये 2 ऑप्शन हमारे पास, एक हो गया एडिटोरियल लेटर, एक हो गया जॉब एप्लीकेशन का लेटर, ये दोनों के सवाल आपके 5 मार्क के आते हैं। और आर्टिकल एंड रिपोर्ट, इनमें और वाले क्वेश्चन आते हैं, इधर आप आर्टिकल चूज करोगे या तो आप रिपोर्ट चूज करोगे, वो भी आपका 5 मार्क का आता है। राइट, इस चीज की क्लैरिटी है, इस चीज की क्लैरिटी है ना अपने पास। अब आपको इसी टाइम पे एक चॉइस बना लेना है, आपका आर्टिकल राइटिंग ज्यादा स्ट्रांग है या रिपोर्ट राइटिंग ज्यादा स्ट्रांग है। कौन सा आपको लगता है कि ये मैं कर लूँ तो इसमें ज्यादा फुल मार्क्स आने के ज्यादा चांसेस है, उसमें से चॉइस अभी बना के रख दो। ठीक है, और बाकी सारे अभी मैंने क्या कहा है, स्ट्रैटेजी के साथ हार्डवर्क थोड़ा साथ में होना पड़ेगा। कोई भी चीज़, कोई भी एस्पेक्ट हम बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे। तो आज के सेशन में हम सारी चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ें के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, फॉर्मेट, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़, हर राइटिंग सेक्शन का हम देखेंगे। लेकिन ये चीज़ अभी माइंड में एक बार बिठा लो, ठीक है, कि कौन सा मेरा स्ट्रेंथ है। चलो, लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, विच इज नोटिस राइटिंग। अब नोटिस होता क्या है, देखो, अगर क्लैरिटी है ना तो आप जब एग्जाम हॉल में या घर में भी सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्लैरिटी रहने से सवाल ज़्यादा जल्दी और आसानी से बन जाती है। नोटिस की क्या नीड है, नोटिस किस लिए लिखा जाता है? कभी कहीं कोई इवेंट होने वाला है या कुछ हो गया है, क्या कुछ हो गया है, नहीं रादर इवेंट है, या तो कोई ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेमिनार, वेबिनार, कुछ चीज होने वाली है, वो इंफॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचम आने वाला है, ठीक है, एग्जाम्पल बोला मैंने, कोई चीज रिवील नहीं करी, कुछ नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल परचम आने वाला है तो उसका भी एक नोटिस जारी किया जाएगा, मतलब एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया जाएगा कि कब है, कहाँ है, कितने बजे है, क्या नहीं। तो वैसे ही नोटिस राइटिंग भी एक जरिया होता है टू शोकेस द इंफॉर्मेशन या टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पीपल कि ये इवेंट होने वाला है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मेरे पास आके मुझे इन्फो दो, या ये इवेंट है, हम चाहते हैं कि सारे लोग आप आए, इसमें ज्वाइन करें, इस तारीख, इस डेट, इस वेन्यू पे है। ठीक है, तो नोटिस बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बेसिस पर आता है कि मैं कोई एक चीज़ के बारे में, कोई इवेंट हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसका इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए नोटिस लिखकर जारी कर रही हूँ। अब जनरली कोई इंडिविजुअल नहीं करता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इस नोटिस को जारी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मेट पे, समझते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, किन किन चीज़ों को हम माइंड में रखेंगे तो आराम से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, पूरे नोटिस को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक बॉक्स में रखना है। पूरे नोटिस को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक बॉक्स में रखना है। ठीक है,
एक डब्बा बनाया, डब्बे के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट ये नोटिस जारी कर रहे हैं उसका नाम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट इस नोटिस को जारी कर रहे हैं उसका नाम, ये रहा। दिस इज पॉइंट नंबर 1, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट और ऑफिस विच इज इशूइंग द नोटिस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये रहता है, वो नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। उसके नीचे जो सेकंड पॉइंट है हमारा, विच इज नोटिस, द वर्ड नोटिस इन बोल्ड या कैप्स, एकदम NOT या कैपिटल लेटर्स में नोटिस करके बोल्ड करके लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट लाइन पे आता है डेट, जिस डेट को ये नोटिस इशू की जा रही है। ऑन द लेफ्ट साइड आपका ये डेट आ जाता है ऐसे इसी फॉर्मेट में, 27 जनवरी या 11 मार्च 2026। ठीक है, जिस डेट पे नोटिस जारी की जा रही है वो डेट आ जाएगी। उसके नेक्स्ट लाइन पे जो हमारा क्वेश्चन का टॉपिक है ना, या क्वेश्चन का जो टॉपिक है या टाइटल है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे इस सवाल का फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट या टाइटल या हेडिंग, टाइटल बोलो, हेडिंग बोलो, वह आ जाएगा कि इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन के ऑडिशंस होने वाले। ये नोटिस किस लिए है, इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन है, उसका ऑडिशन होने वाला है अभी, उसके लिए नोटिस दी गई है। तो ये जो टाइटल है ना, ये आपको सवाल से ही उठाना है, एंड टाइटल ऐसे लिखना है कि इसको रीड करके ही इंसान समझ जाए कि अच्छा इस बारे में ये नोटिस जारी की गई है। जैसे लेटर राइटिंग में सब्जेक्ट को रीड करके हमें समझ आ जाता है कि लेटर किस बारे में है, वैसे ही नोटिस राइटिंग में टाइटल या हेडिंग जो है, एक तो पहला उसको सवाल से उठाना है, दूसरा इस तरीके से लिखो कि इसी से रीडर को समझ आ जाए कि पूरा नोटिस किस बारे में। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे बॉडी पे कि हम क्या बोल रहे हैं। ये जो ऑडिशन होने वाला है उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन लोगों को दी जा रही है। एक चीज हर नोटिस के लिए लागू होती है, एक चीज हर नोटिस के लिए लागू होती है, वो क्या है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स या मेंबर्स दैट। ठीक है, दिस से लेके यहां तक ये जो लाइन है, इस लाइन को यूटिलाइज करके आप ज्यादातर नोटिस शुरू कर सकते हो। नोटिस राइटिंग मैम हम स्टार्ट कैसे करें, एंड कैसे करें, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का एक लाइन बता दो जिसको हम आंख बंद करके इसी से शुरू करें इसी से एंड करें। तो दिस कैन बी वन सच लाइन कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल मेंबर्स ऑफ द कमिटी या ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म किसको, किसके लिए ये नोटिस है, ये नोटिस स्कूल के बच्चों के लिए है तो ऑल स्टूडेंट्स, अगर कोई सोसाइटी के मेंबर्स के लिए है या लोगों के लिए है तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी। बस ये टर्म चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन किसके लिए नोटिस जारी की गई है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग लाइन बन गया कि उसके बाद क्या आएगा कि किस चीज के बारे में, इंटर स्कूल ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशन होने वाला है इतने तारीख को इस जगह में। ठीक है, ये एक चीज बहुत जरूरी है नोटिस में, डेट, टाइम, वेन्यू। ठीक है, डेट, टाइम और वेन्यू, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होता है व्हेन इट कम्स टू नोटिस राइटिंग। तो हर नोटिस में जब भी कोई इवेंट के बारे में हम कोई नोटिस दे रहे हैं, ये होने वाला है वो होने वाला है, किसी भी चीज को हम नोटिफाई करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आप उस इवेंट का डेट, टाइम, वेन्यू, इन चीजों को मेंशन जरूर से करते रखो। ठीक है, तो ये ड्रामेटिक स्कूल जो कवि कंपटीशन है वो कितनी तारीख को होने वाला है, 12 तारीख को टैगोर थिएटर में होने वाला है। इसी के लिए हमारे स्कूल के तरफ से कौन कौन ड्रामा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसका ऑडिशन होने वाला है। तो दोज विलिंग टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन एज अ पार्ट ऑफ द स्कूल टीम शुड कम फॉर ऑडिशंस एंड सिलेक्शंस। कब है ये ऑडिशन और सिलेक्शन, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, 1 फरवरी एट दिस टाइम इन द असेंबली हॉल। ये हमें कंपटीशन का डेट और वेन्यू बताया, लेकिन सवाल ऑडिशंस का है कि ऑडिशन होने वाला है उसके लिए नोटिस जारी करो। तो वो ऑडिशन कहाँ होने वाला है, किस दिन होने वाला है, कितने बजे होने वाला है, किस वेन्यू पे होने वाला है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जब आप नोटिस लिखोगे ना, ये जो डेट है, ये जो टाइम है, ये जो वेन्यू है, इनको पेंसिल से, जैसे मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट करने बोलती हूँ ना, वैसे पेंसिल से मेन जो इवेंट है उसके डेट, टाइम और वेन्यू को पेंसिल से हाईलाइट कर देना। ठीक है, ओनली क्लास 6 to 12 स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। अब आया कंक्लूडिंग लाइन, अब आया कंक्लूडिंग लाइन। हर नोटिस के लिए आप एक कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हो। ठीक है, कि फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइड।
हर नोटिस के लिए आप ये कंक्लूजन के लिए लाइन यूज करते हो कि फॉर फर्दर डिटेल्स, जो भी इवेंट है उसके और जानकारी के लिए नीचे जिसका नाम है उससे कनेक्ट कर लो। और फिर ये सवाल में ही दिया गया कि आप कौन हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है। जैसे यहाँ पे ये वंदिता है, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द ड्रामा सोसाइटी ऑफ द स्कूल, तो वंदिता से बात कर लो अगर और जानकारी इस चीज के लिए प्राप्त करनी है। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गया, फॉर्मेट क्या है। ठीक है, उसके बाद क्लियर हो गया कि इंट्रोडक्शन का क्या लाइन यूज कर सकते हैं, एक सेट लाइन। कंक्लूजन के लिए एक सेट लाइन क्या यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट में ये पूरा लिखने के बाद लास्ट में ये जरूरी है कि किसने लिखा है और उसका डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, वो सवाल में ही मेंशन्ड रहती है। ठीक है, फॉर्मेट क्लियर हो गया, क्या क्या करना है वो क्लियर हो गया। डेट टाइम वेन्यू को पेंसिल से, मेन इवेंट के डेट टाइम वेन्यू को पेंसिल से हाईलाइट करना है, वो भी हो गया। अब एक सैंपल देखते हैं, चलो लेट अस लुक इनटू अ सैंपल। क्या सवाल है, यू आर नरेन और नम्रता द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ किंग्स सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल नैनीताल। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, सवाल में ये मिल गया कि आपका नाम क्या है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका डेजिग्नेशन क्या है वो भी मिल गया। अब राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा, आपके स्कूल का, मतलब किंग्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीताल, वो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट या बॉडी का नाम सबसे ऊपर, फिर नोटिस इन कैपिटल, फिर डेट आ जाएगा एक, है ना। उसके बाद टाइटल आएगा, क्या टाइटल आएगा, गिविंग द डिटेल्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। सारे डिटेल्स तो मिल गए, बस कहाँ होगा, कब होगा, कितने बजे से होगा, वो सारी चीजें खुद से लिखनी है बना के। आंसर देखो इसका, ये आ गया आपका ऑर्गेनाइजर का नाम, फिर आ गया नोटिस, फिर आ गया डेट, फिर आ गया पार्टिसिपेशन इन कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, कि कल्चरल प्रोग्राम हमारे स्कूल में होने वाला है, कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है या करना चाहता है तो उनको क्या करना है, उसके लिए ये पूरा नोटिस है कि क्या क्या हमारे कल्चरल प्रोग्राम में कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, और उसके लिए अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो कहाँ आना है अपना नाम सबमिट करने। ठीक है, तो कल्चरल सोसाइटी, या फिर इसको शुरू ऐसे कर सकते, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल अबाउट द कल्चरल प्रोग्राम टू बी हेल्ड इन आवर स्कूल कैंपस। तो या तो आप ऐसे डायरेक्ट इस तरीके से भी शुरू कर सकते हो कि कल्चरल सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम ऑन 20th March at 6 p.m. in the school auditorium. The society invites name of students desirous to participate in a program latest by 10th of March. Entries will be for group song, one act play, poem recitation, folk dance, etc. Selection will be done purely on merit basis. For further details, contact the undersigned. Conclusion के लिए दूसरी लाइन सोचने की नीड ही नहीं है, और इंट्रोडक्शन के लिए भी आप सेम लाइन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़े क्रिएटिव हो, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर क्रिएटिविटी, तो आप अपने हिसाब से शुरू कर सकते हो। बट डेट टाइम वेन्यू ये सारी चीज़ों को पेंसिल से ज़रूर हाईलाइट करना कि कहाँ है, कब है, क्या नहीं। और जैसे कि यहाँ पे आप पार्टिसिपेशन के बारे में बात कर रहे हो, जो कल्चरल प्रोग्राम है उसके लिए, तो ये भी मेंशन रखना कि कितने तारीख के अंदर अंदर उनको अपना पार्टिसिपेशन, अपना नाम सबमिट करना है कि मुझे गाना गाना है, या मुझे डांस करना है, या मुझे ग्रुप सॉन्ग में मेरा ग्रुप है, ये सबमिशन कब तक होना है उसका एक डेडलाइन दे दिया। ठीक है, एंड लास्टली अंडरसाइंड नम्रता कल्चरल सेक्रेटरी। सिंपल एज दैट, है ना, बहुत ईजी है। नोटिस राइटिंग में 4 मार्क पक्के हो गए। चलो अब आएंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। जैसा मैंने कहा है, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। बेकार के चीज़ों के बारे में बात करके मैं इतना टाइम नहीं लेना चाहते। आई वॉन्ट शांत दिमाग से हर इनपुट आपके माइंड में घुस जाए, और उनको यूटिलाइज करके जो मैं इतना PDF आपको देने वाली हूँ इस सेशन के बाद टेलीग्राम चैनल पे, उस PDF को यूटिलाइज करके आप सवाल प्रैक्टिस करो। कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं उनको देखो, कुछ सवाल खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, डाउट्स हो आपको पता है कैसे रीच करना है, यहाँ कॉमेंट सेक्शन है, इंस्टाग्राम है, रीच आउट टू मी, आई एम डेडिकेटेडली देयर फॉर यू। आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाई। अब इन्विटेशन और रिप्लाई का क्या मसला है, जैसे मैंने कहा हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसको और जल्दी से लिख पाओगे। इन्विटेशन किस लिए करते हैं हम, अगर कोई इवेंट होने वाला है, आपके घर में शादी है, आपकी शादी है, आपकी बहन की, भाई की, किसी की भी अपने घर में किसी की शादी है, उसके लिए आप इनवाइट भेजते हो, है ना, बर्थडे के लिए इनवाइट भेजते हो ना, कोई भी इवेंट होता है, हैप्पी इवेंट हो, सैड इवेंट हो, जैसा भी इवेंट हो, हम उसके लिए लोगों को इन्विटेशन भेजते हैं ना। जैसे कि आप अगर अपने पापा को देखो, मम्मा को देखो, अगर वो ऑफिस जाते हैं
ऑफिस से कोई अगर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उनको भी इनविटेशन कार्ड मिलता है कि इस तारीख को ये इवेंट है, ज़रूर आना। तो इनविटेशन मतलब कोई एक कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए आपको बुलाया जा रहा है। उसके दो तरीके होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मतलब हमें पता है कि हमारे जान पहचान या दोस्त जब हमसे कुछ इनवाइट करते हैं तो कहते हैं अरे यार कैसे हो, सब ठीक है ना, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, बट अब एक बात सुन लो, आज हमारे घर पे ये पार्टी होने वाली है शाम में इतने बजे, सुबह मैं ही इन्वाइट करके दे रही हूँ, टाइम पर आ जाना, भूलना नहीं, नहीं तो मैं बहुत गुस्सा कर लूँगी तुमसे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ईगर टू मीट यू एटसेट्रा एटसेट्रा। इनफॉर्मल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सारी चीज़ें। फॉर्मल क्या हो जाएगी, जब भी कोई ऑफिस से इनविटेशन आ रहा हो या ऑफिशियल स्पेसेस से इनविटेशन आ रही हो, ठीक है, तो एकदम पॉलिश्ड फॉर्मल लैंग्वेज होता है उसका। सेम गोज फॉर रिप्लाई। एक होता है आप इनफॉर्मल रिप्लाई दे रहे हो एकदम सिंपल बेसिक कैजुअल लैंग्वेज में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में, और एक होता है फॉर्मल रिप्लाई जिसको आप एकदम स्ट्रेट सिंपल टू द पॉइंट 50 वर्ड्स में लिखते हो। अब इनविटेशन और रिप्लाई दोनों के ही फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई, हर एक का अपना अपना फॉर्मेट है। तो बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मेट्स को ध्यान में रखें हम, ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। स्पेशली जो इनफॉर्मल वाले पार्ट्स है ना, वो इनफॉर्मल लेटर की तरह ही है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मल वालों का फॉर्मेट याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वो जल्दी से हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। चलो, सबसे पहला आ जाता है फॉर्मल इनविटेशन कार्ड। अब देखो, फॉर्मल इनविटेशन का भी दो तरीका होता है, एक लेटर हो गया, एक कार्ड हो गया। कुछ कुछ कार्ड्स आते हैं ना ऐसे इनवाइट के अपने पास, तो उसे हम फॉर्मल इनविटेशन का कार्ड कहते हैं। और कभी कभी हमारे पास चिट्ठियाँ भी आ जाती है कि ऐसा ऐसा इवेंट है, वी कॉर्डियली इनवाइट यू, या रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस, ग्रेशियस प्रेजेंस, ऐसे करके फॉर्मल तरीके से इन्विटेशंस भेजे जाते हैं। लेटर के फॉर्मेट भी होता है और इन कार्ड के फॉर्मेट में भी होता है, तो दोनों का ही हमें जानना ज़रूरी है। सवाल में कभी कभार कार्ड वर्ड यूज़ कर देते हैं, तब तो क्लियर हो जाता है कि इनविटेशन कार्ड ही बनना है, ठीक है। तो देखो, इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहला, जो नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट, जो कि अपना ये इनविटेशन भेज रहे हैं, जैसे कि नोटिस जो जारी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो इस नोटिस को जारी कर रहे हैं, उनका नाम ऊपर आता है। वैसे ही जो भी होस्ट है इस इवेंट का, या जो भी इनविटेशन जारी कर रहे हैं, जिनके पास ये इवेंट हो रहा है, जिनके लिए जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है बेसिकली, तो वो ऑर्गेनाइजर का नाम सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक है। MS फैशन हो गया, XYZ स्कूल हो गया, जो भी जिन्होंने भी इनविटेशन जारी करा है, तो ऑर्गेनाइजर का नाम हो गया। वो अनाउंस कर रहे हैं, कुछ तो अनाउंस हो गया, जैसे इस सवाल में अनाउंस क्या कर रहा है कि पार्लर खुल रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। कुछ और भी हो सकता है कि जैसे मैंने बोला परचम आ रहा है, अनाउंस द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ परचम, या ग्रैंड मीटअप विद स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड अनाउंस द ग्रैंड मीटअप ऑफ द स्टूडेंट्स, और या विथ द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कहाँ होगा वो बहुत ज़रूरी है, वेन्यू बहुत ज़रूरी है, क्या एग्जैक्टली ओकेजन है। जैसे अगर ये परचम का इनविटेशन कार्ड बनता ना, तो क्या बनता, नेक्स्ट टॉपर्स, अनाउंस द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ स्टूडेंट मीटअप, अनाउंस द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ स्टूडेंट मीटअप एट, जहाँ पे भी वो मीटअप हो रहा है उस जगह का नाम, एंड फिर इवेंट क्या है, यहाँ पे परचम लिखा आ जाता, ठीक है। अब कौन से दिन में है, डे, डेट, टाइम, ये सारी, वेन्यू ऊपर आ चुकी है तो डे, डेट, टाइम भी आएगी। इनवाइट कर रहे हो तो जगह, टाइम, डेट, सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो इनविटेशन में भी ये वर्ड्स, वेन्यू, लोकेशन, टाइम, डेट, डे, ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर ये इफ में आता है, ठीक है, अगर कोई VIP आ रहे हैं आपके इवेंट में टू इनॉग्रेट द इवेंट या टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट, अगर कोई VIP है तो कौन इनॉग्रेट करे, इनॉग्रेशन है तो बाय सुपरस्टार दीपिका पादुकोण हो गया, या कोई भी अगर है, अगर नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सवाल में नहीं है कि कोई VIP है तो ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड, ये एक्स्ट्रा लाइन है, फ्री हेयर कट बाय दस, ये लाइन ज़रूरी है, ठीक है। ये लाइन क्योंकि इनवाइट किया जा रहा है फॉर्मली, तो ऑल आर कॉर्डियली इन्वाइटेड, इस लाइन को आप
यूज़ कर लो अपने लिए, ठीक है, अपने आंसर्स के लिए। अगर आप इनविटेशन कार्ड लिख रहे हो तो ये लाइन कॉमन हिसाब से लिख दो, ठीक है। लास्ट में RSVP बहुत ज़रूरी है कि किससे कांटेक्ट करें इस इनविटेशन के बारे में और जानकारी के लिए। तो क्वेश्चन में ही आपका नाम दिया हुआ रहेगा और एक कांटेक्ट डिटेल, या तो ईमेल abc@xyz.com कुछ लिख देना, या फ़ोन नंबर करके ऐसा कुछ xxx करके लिख देना, ठीक है, कि उनको पता चले कि इस इवेंट के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए किससे हम संपर्क करें। मैं टेलीफोन वाले जैसा बात नहीं कर रही थी कोई बात नहीं। चलो सैंपल नेक्स्ट वाला फॉर्मेट देखते हैं। चलो, फॉर्मल इनविटेशन लेटर। अभी जैसे फॉर्मल लेटर होता है ना, फॉर्मल लेटर पता है हमें, फॉर्मल लेटर क्लास 5 से लिख रहे हैं, उसका ही फॉर्मेट है। बस कुछ चीज़ें हैं जो हमें लिखना ज़रूरी है, जैसे कि ये इनविटेशन है ना। इनविटेशन में हम लोगों को किसी चीज़ के लिए बुला रहे हैं, तो कब बुला रहे हैं, कहाँ बुला रहे हैं, कितने बजे बुला रहे हैं, किस जगह बुला रहे हैं, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है, उसको मेंशन करना ही पड़ेगा। एंड बिकॉज फॉर्मल इनविटेशन है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लैंग्वेज को भी फॉर्मल लिखें एकदम, ठीक है। तो पहले आ जाएगा वो सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन या नेम एंड एड्रेस, जैसा हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं नॉर्मली। फिर आ गया सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? इनविटेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे। एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी भी फिर से बोलूँगी, कोई भी लेटर लिखो, चाहे एडिटोरियल लेटर लिखो, चाहे आप इनविटेशन लेटर लिखो, चाहे आप जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखो, कुछ भी लिखो, आपका सब्जेक्ट कुछ भी करके 5 से 8 वर्ड्स के अंदर ही होना चाहिए। मैं तो 8 भी नहीं, मैं 7 बोलती हूँ जनरली, कि 5 to 7 वर्ड्स के अंदर इतना ही साइज होना चाहिए आपके सब्जेक्ट का। उससे लेंदी मत करना प्लीज। आप सेंटेंस नहीं लिख रहे हो, आप एक फ्रेज लिख रहे हो जिसमें शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट तरीके से हम रीडर्स को समझाते हैं कि ये लेटर किस लिए है, ठीक है। फिर आ गया आपका सैल्यूटेशन, देन बॉडी पे आएंगे। अब जो इवेंट है या ओकेजन है जिसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, वो चीज़ हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग। ये स्कूल इज सेलिब्रेटिंग, स्कूल वर्ड को चेंज करना, किस चीज़ का इन्विटेशन है उस हिसाब से। यहाँ तक आप फिर से सेम यूज़ कर सकते हो। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन, आवर इंस्टीट्यूट, कुछ भी है, आवर सोसाइटी इज सेलिब्रेटिंग, जैसा भी है, ठीक है। इट्स 25th एनुअल स्पोर्ट्स डे। अब जो इम्पोर्टेंट है क्या है, ठीक है, व्हाट इज द इवेंट, वेयर इज द इवेंट मतलब प्लेस, व्हाट टाइम, डेट, डे। ये 5 चीजें बहुत जरूरी है कि क्या इवेंट है वो लिखना है हमें, कहाँ हो रहा है लिखना है, किस दिन हो रहा है, कौन से डेट पे हो रही है, कितने बजे हो रही है। ये 5 चीजें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो मेंशन कर दिया, उसी से हमारा बॉडी बन जाता है। अब अगर कोई गेस्ट अपीयरेंस आ रहे हैं तो उसका मेंशन करना, नहीं आ रहे तो मत करना, ठीक है। इस चीज़ में एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिसिटिंग अ लाइन इन रिप्लाई और एन ईमेल एट दिस प्लेस। मतलब आप जिनको इनवाइट कर रहे हो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप आ रहे हो कि नहीं, इसका हमें रिप्लाई ज़रूर भेजना। randomxyz@gmail.com करके कुछ भी रैंडम ईमेल आईडी दे देना, ताकि आपको ये समझ आए कि अच्छा ये गेस्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये लाइन लिखना कंक्लूजन में फॉर फॉर्मल इनविटेशन लेटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये लाइन लिखना लेटर में, इन फॉर्मल इनविटेशन लेटर में एंड में बहुत ज़रूरी है। एंड लास्टली जैसा हमारा रहता है कि यू आर सिंसियरली प्रिंसिपल ऑफ दिस प्लेस, खत्म। शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट। एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, हम जो भी लिख रहे हैं एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल राइटिंग, हमें शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट तरीके से हमारे राइटिंग्स को मेंटेन करना है, ठीक है। कैसे करें मैम, अगर मैंने जो लिखा है सही है कि नहीं, सही अप्रोच है कि नहीं, कैसे कंसल्ट करें? मेरे पास कंसल्ट करो ना, मैं हूं ना बैठ के। चलो नेक्स्ट आता है हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन। अब अगर इनफॉर्मल इनवाइट कर रहे हैं तो इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है ना, वो सेम फॉर्मेट है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन मतलब डियर पेरेंट्स, और फिर जो भी अपना इवेंट है, ओकेजन है, वो क्या है, कहाँ है, कब है, कितने बजे है, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएगी। उसके साथ साथ लास्ट में जो आप मतलब सेक्रेटरी हो या आप योर्स लविंग हो, मतलब
इनफॉर्मल इन्विटेशन अगर घर के रिलेटिव्स को लिख रहे हो तो उस हिसाब से यू कैन राइट योर्स ट्रूली डॉटर या योर्स लविंग डॉटर, जो भी है। अगर कोई रैंडम सी ऑर्गेनाइजेशन है, रैंडम से पार्लर है, या रैंडम सा कोई होस्ट है जो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो आप नॉर्मली आप उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, उस हिसाब से लिख दें और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो यहाँ आ गया, ठीक है। इनविटेशन कोई भी हो, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, कोई भी हो, ये 5 चीजें, ओकेशन मतलब क्या है, कब है, कहाँ है, कितने बजे है और डे अगर आप मेंशन कर पाओ, ये 5 चीजें आपके इनविटेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल इररिस्पेक्टिव होना ही चाहिए, ठीक है। चलो लेट अस प्रोसीड टू द फॉर्मेट ऑफ रिप्लाई। हमने इनविटेशन देख लिया, हमने फॉर्मल इनविटेशन का कार्ड देखा, लेटर देखा, इनफॉर्मल इनविटेशन का लेटर देखा। अब क्या देखेंगे, रिप्लाईज देखेंगे। पहले हम फॉर्मल रिप्लाई देखेंगे, तो उसका कैसे, एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों ही देखना जरूरी है, क्योंकि कोई अगर इनविटेशन आया उसको या तो हम एक्सेप्ट करेंगे या तो डिक्लाइन करेंगे, दोनों का ही एक सेट स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होता है, वो याद रखना, वो जानना जरूरी है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मल इनविटेशन कार्ड का, ठीक है, फॉर्मल इनविटेशन कार्ड का रिप्लाई लिख रहे हो या फॉर्मल इनविटेशन लेटर का रिप्लाई लिख रहे हो, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो जो आपको भेज रहे हैं, मतलब आपने किसी ना किसी ने आपको भेजा है, उसमें आपका डिटेल्स लिखा हुआ कि कब है, कहाँ है, कौन इनवाइट कर रहा है ना, किस दिन है, किस जगह है, ये सारी डिटेल्स आपके पास है। तो हाउ विल यू स्टार्ट, अपने आप को थर्ड पर्सन बना दोगे, अपने आप को थर्ड पर्सन बना दोगे कि मेरा नाम जैसे मैग्नोलिया है, तो मैं बोलूँगी मिस मैग्नोलिया हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, या इन लाइक मिस मैग्नोलिया सिंसियरली थैंक दीज पीपल फॉर इन्वाइटिंग हर, ठीक है। अपने आप को थर्ड पर्सन बना देना कि मिस्टर राकेश राणा हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ, किसने भेजा है, फॉर क्या इवेंट है, ठीक है, कब है, कितने बजे है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि 1 से 2 लाइन में हमें समझ आ गया कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम फॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैग्नोलिया, मिस मैग्नोलिया बंदोपाध्याय हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ नेक्स्ट टॉपर्स फॉर द इवेंट ऑफ परचम ऑन दिस डेट एट दिस टाइम, ठीक है। अब अगर डिक्लाइन कर रहे हैं हम इनविटेशन को, तो डिक्लाइन में क्या करेंगे, जैसे इसमें 1 लाइन में हमें समझ आ गया कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैसे ही डिक्लाइन में ही हम सिंसियरली थैंक कर रहे हैं जिन्होंने हमें इनविटेशन भेजा है, लेकिन रिग्रेट्स हिज और हर इनएबिलिटी टू अटेंड बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट, ठीक है, कि हम नहीं कर पाए, हम चाहते थे, हम विथ सिंसियरली थैंक, जैसे कि मैं हूँ, मुझे इनविटेशन मिला है परचम का, ठीक है, तो मिस मैग्नोलिया बंदोपाध्याय सिंसियरली थैंक्स नेक्स्ट टॉपर्स फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द इवेंट ऑफ परचम ऑन दिस डेट एट दिस टाइम, बट रिग्रेट्स हर इनएबिलिटी टू अटेंड बिकॉज ऑफ प्रायर एंगेजमेंट, मतलब मैं और कहीं बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। तो अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो, पहले पूरा इवेंट बता देना कि इसको मैंने थैंक यू कर दिया, इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ये इवेंट है, शादी इतने दिन को था, इतने बजे था, लेकिन रिग्रेट करते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा बिकॉज ऑफ, कोई एक रीजन दे देना कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, प्रायर एंगेजमेंट, समथिंग। एंड बिकॉज आप नहीं आ रहे हो इस इन्विटेशन में, तो अपना बेस्ट विशेस देना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव द बेस्ट विशेस फॉर दैट इनवाइट, ठीक है। चलो अब हम आगे का देखते हैं। तो जैसे हम अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन को, ठीक है, अगर हम इनफॉर्मल इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, सिंपल है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जैसे हमने नॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में देखा है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन। फिर हम हमारे इनविटेशन के लिए जो हमारा
बोलना है ना कि हाँ मुझे आपका इनविटेशन मिला, बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आप मुझे बुला रहे हो। आपका बच्चा अगर शादी का है तो आपका बच्चा कितना छोटा था जब मैंने उसको पहली बार देखा था, अभी इतना बड़ा हो गया, आई एम सो ग्लैड कि उसकी शादी हो रही है, मैं ज़रूर आऊँगी एंड माई बेस्ट विशेस, ऐसे करके आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनविटेशन टू मोहित्स वेडिंग। आई एम रियली स्टम्प्ड, ही इज ग्रोन सो बिग, आई स्टिल रिमेंबर हिम एज अ चाइल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई विल डेफिनेटली जॉइन द फेस्टिविटीज। ठीक है, तो अगर आप इनविटेशन इनफॉर्मल इनविटेशन का एक एक्सेप्टेंस रिप्लाई दे रहे हो, अगर आप इनफॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्टेंस रिप्लाई दे रहे हो तो उसमें ये लाइन जरूरी है कि आई विल जॉइन द फेस्टिवल या आई विल जॉइन द इवेंट। ठीक है, एंड लास्ट में आप योर अफेक्शनेटली राकेश मेरे गले को क्या हो गया योर अफेक्शनेटली राकेश या जैसा है आपका नाम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से एंड करेंगे विद द सैल्यूटेशन। ठीक है, चलो अगर इसी को हम डिक्लाइन कर रहे हैं, तो क्या पहले तो हम बोलेंगे कि अरे आई एम सो ग्लैड, थैंक यू फॉर द इनविटेशन, आई एम सो हैप्पी कि आपके बच्चे का शादी हो रहा है, लेकिन आई रिग्रेट टू से कि मैं नहीं आ पाऊंगी, कारण कुछ XYZ कारण दे देना। ठीक है, फिर से स्टार्टिंग एक ही है, सेम स्टार्टिंग है, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टू, तो ये सेम रिप्लाई आप सेम वर्ड्स यूज कर सकते हो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इन्विटेशन टू, जो भी इनवाइट किया गया है जिस भी कारण से वो लिख देना। इट इज़ अ हैप्पी ओकेजन एंड आई वुड हैव लव टू जॉइन इन ऑल द फेस्टिविटीज, बट करके बोलना कि कोई भी रीज़न दे देना कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब है, पहले से कोई प्रायर अपॉइंटमेंट बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह में जाना है हमें। ठीक है, तो इसी वजह से आई फील बैड फॉर मिसिंग द इवेंट या नॉट बीइंग एबल टू जॉइन द इवेंट। ठीक है, ये क्लासिक, ये अगर नहीं जा रहे हो तो आई फील बैड या आई रिग्रेट फॉर नॉट बीइंग एबल टू जॉइन द इवेंट, ये लाइन डिक्लाइन में ज़रूर से रखना। ठीक है, एंड देन कभी नहीं जा रहे हो तो अपना बेस्ट विशेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी भी इनविटेशन में नहीं जा रहे हो, डिक्लाइन करो, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, अपना बेस्ट विशेस ज़रूर उनको ज़ाया करना। सॉर्टेड, डन। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो योर स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, किस टॉपिक पे है? सोशल मीडिया इज डूइंग मोर हार्म देन गुड। You want to invite Chetan Bhagat, the famous author, to be the judge of the debate. Draft an invitation in 50 words. You are Mahim या मनी, secretary of Don Bosco School, चंडीगढ़। तो आप इनविटेशन किसको भेज रहे हो? यू आर सेंडिंग एन इन्विटेशन टू चेतन भगत। किस लिए? आपके स्कूल में एज अ जज आने के लिए, डिबेट कॉम्पिटिशन है उसके जज के हिसाब से आने के लिए आप उनको एक इनवाइट भेज रहे हो। ठीक है, फॉर्मेट अपने को पता है, ठीक है, फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है सेम फॉर्मेट है। बॉडी पे आते हैं। ठीक है, पहले तो सब्जेक्ट इनविटेशन टू बी द जज एट इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। अब बॉडी पे आओ कि हमारा स्कूल एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑन दिस डे एट दिस टाइम एट दिस प्लेस। ठीक है, ऑन द टॉपिक ऑफ दिस। तो द स्कूल एक्सटेंड्स अ कॉर्डियल इनवाइट, फॉर्मल इन्विटेशन है तो स्कूल हो और ऑर्गेनाइजेशन हो जो भी हो, एक्सटेंड्स अ कॉर्डियल इनवाइट टू यू to preside over the debate competition as a judge and also give away the prizes to the winning student. Kindly confirm your acceptance and oblige. जो मैंने कहा था बहुत ज़रूरी है, फॉर्मल इनविटेशन जब आप भेज रहे हो उसके लास्ट में एक कंक्लूडिंग लाइन होगा कि काइंडली कन्फर्म योर प्रेजेंस, कि अगर आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो वो चीज़ हमें रिस्पॉन्स के तौर पे ज़रूर से बताना। गिव अस अ रिप्लाई ताकि हमें पता हो कि आप आ रहे हो कि नहीं। अगर नहीं आ रहे हो तो किसी और को बुलाएंगे, आ रहे हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, चलो ये देख लो, एक और इनविटेशन है, इनफॉर्मल है। योर फ्रेंड फ्रॉम मणिपुर इज स्टेइंग इन द स्कूल हॉस्टल, यूजिंग एन इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इन द इनपुट, सेंड एन इन्विटेशन टू सेलिब्रेट दिवाली एट योर हाउस। तो आपके घर में दिवाली सेलिब्रेशन हो रही है, आप अपने दोस्त को बुला रहे हो कि भाई दिवाली की छुट्टियों में मेरे घर आ जा। स्कूल हॉस्टल में अकेले क्या करेगा, मेरे घर आ जा, दिवाली साथ में मनाते हैं मस्ती से, है ना। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन है ये, उसका वही होगा, सेंड अस एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन। पर इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इनवाइट यू टू माई हाउस फॉर दिवाली, कि मेरे घर आके भी अपने घर जैसा ही मेरे भाई बहनों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, पूजा होगी, पटाखे फोड़ेंगे, है ना। कांट वेट टू हैव यू हियर। योर्स अफेक्शनेटली दिलीप। ठीक है, बहुत आसान है। जब आपको मेन फॉर्मेट समझ आ गया है, मेन मुद्दा समझ आ गया है, उसके बाद जब आप सवाल सॉल्व करोगे ना, मक्खन।
यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय द इकोनॉमिक सोसाइटी, ये रिप्लाई है, ठीक है। आपको इनवाइट किया है किसने? इकोनॉमिक सोसाइटी ऑफ फ्लोरा पब्लिक स्कूल फॉर अ पैनल डिस्कशन ऑन चेंजिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स। ड्यू टू सडन इलनेस यू आर अनएबल टू अटेंड, राइट अ लेटर इन अबाउट 50 वर्ड्स एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द प्रोग्राम, मेंशन द डे, डेट, टाइम, वेन्यू, यू आर डॉक्टर राव। रिप्लाई कैसा होगा? रिप्लाई कैसा होगा? हमें पता है ना कि किसने भेजा है, उसका नाम मेंशन करेंगे कि दिखाई देती हूँ, चलो क्या नाम था इसका? इकोनॉमिक सोसाइटी फ्लोरा पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो फ्लोरा पब्लिक स्कूल, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर अ पैनल डिस्कशन ऑन चेंजिंग दिस held in your school at this time on this date, and lastly I regret my inability to attend the function due to some sudden health issues। and जैसे मैंने कहा, because आप डिनाई कर रहे हो, आप नहीं जा पा रहे हो, तो अपने बेस्ट विशेस देने हैं। तो आई विश योर प्रोग्राम अ ग्रेट सक्सेस, या आई विश यू ग्रेट बेस्ट विशेस, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो लेट अस कम टू द नेक्स्ट राइटिंग स्किल। क्या है अब ये हमारा नोटिस, सॉरी, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में बहुत आसान है, फॉर्मेट बेस्ड है। अगर रिपोर्ट का फॉर्मेट आपने सही कर लिया, उसमें आधा मार्क्स आ जाता है। फिर अंदर के कंटेंट को बहुत शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट तरीके से कर सकते हो। आर्टिकल जो है वो बहुत लेंदी होता है एंड उसमें काफ़ी सारे इंट्रिकेट डिटेल्स, की पॉइंटर्स, उनके प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस लिखने पड़ते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा टॉपिक आ जाए, कोई ऐसा थीम आ जाए आर्टिकल का जिसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फो है नहीं, लेकिन रिपोर्ट ऑन द अदर हैंड बहुत आसान है कि कोई इवेंट हो चुका है या कोई चीज़ हो चुका है, उसी चीज़ को आप एक रिपोर्ट राइटिंग की तरह लिख रहे हो। जैसे रिपोर्टर्स होते हैं ना, कहीं पे कुछ हो चुका है, जैसे कहीं आग लग चुकी है, वहाँ जाके रिपोर्ट करते हैं एंड मीडिया पे आती है या न्यूज़पेपर में उसका रिपोर्ट आता है ना, तो वो रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। वैसे ही आपके स्कूल में कोई इवेंट हो चुका है या आपके घर में कोई इवेंट हो चुका है या कहीं कोई इवेंट मीटिंग हो चुकी है, उसका एक रिपोर्ट बनना है कि ऐसे शुरुआत हुई थी, उसके बाद ये हुआ था। दिस इज कंपैरेटिवली ईजियर देन आर्टिकल। इफ यू आर अ क्रिएटिव माइंड तो आपके लिए आर्टिकल ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो चलो रिपोर्ट का फॉर्मेट जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम टाइटल या हेडिंग देंगे उसको, है ना। सबसे पहले हम टाइटल या हेडिंग देंगे कि जो भी बन रहा है अपना, जो भी अपना इवेंट था, उस इवेंट का टाइटल देंगे एंड एक बाई लाइन देना बहुत ज़रूरी है। बाई लाइन ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिपोर्ट में कौन ये रिपोर्ट लिख रहा है वो नाम आपका क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो इमेजिनरी नाम लिख देना, अपना नाम मत लिखना। तो बाई लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो एक हो गया जो भी इवेंट था वो, देन बाई लाइन। उसके बाद अगर डेट टाइम एप्लीकेबल है तो लिखो, वरना जो भी इवेंट हुआ था उस इवेंट को क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस मेंटेन करना है, ठीक है। सीक्वेंस मेंटेन करना है कि पहले स्टार्ट ऐसे हुआ, इन्होंने इनॉग्रेट किया, फिर गाना हुआ, इनॉग्रेशन वाला सॉन्ग हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, लास्ट में सबको खाना मिला, स्नैक मिला, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस एटसेट्रा। सीक्वेंस अगर मेंटेन नहीं किया तो यू विल लूज मार्क, ठीक है। देखो जैसे कि अ ग्रैंड कल्चरल फेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पे? हमारे स्कूल में हुआ था ऑन दिस डेट टू सेलिब्रेट किस लिए? स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी एंड टैलेंट। इवेंट कहाँ हुआ था? स्कूल ऑडिटोरियम में एंड इट वाज अटेंडेड बाय स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इनवाइटेड गेस्ट्स। अब क्या क्या हुआ था उस इवेंट में वो लिखा होगा। बिगैन विद द लाइटिंग ऑफ लैम्प बाय प्रिंसिपल, फॉलोड बाय वेलकम डांस, स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 10 प्रेजेंटेड कलरफुल परफॉर्मेंसेस, फोक डांस हुआ, म्यूजिक ड्रामा हुआ, फैशन शो हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन हुए, अलग अलग चीज़ें हुई एंड लास्ट में प्रिंसिपल ने वोट ऑफ थैंक्स दिया, इवेंट कंक्लूड हुआ एंड देन एवरीबॉडी एंजॉयड। खत्म। शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको, चलो। 5th June has been recognized as World Environment Day. Your school conducted various activities to celebrate this day. Write a report in about 120 to 150 words for the local daily. You are करुणा या करण। तो आपके स्कूल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट की गई है, उस चीज़ कैसे आपने उस चीज़ को सेलिब्रेट किया था उसी का रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो इवेंट है वो लिख दिया, हेडिंग उसका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इवेंट्स। अपने स्कूल में क्या क्या है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इवेंट्स। कौन ये रिपोर्ट लिख रहा है? बाय करुणा, जो क्वेश्चन में ही नाम मेंशन है। अब किस दिन सेलिब्रेट किया था आपने? 5th of June हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज दिस डे एंड इस स्कूल में हमने अलग अलग एक्टिविटीज करके वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था।
क्या क्या किया था, कौन आया था, किस इवेंट के बाद क्या हुआ, एक के बाद एक कंसेक्यूटिव वे में जाएगा कि सुबह ये हुआ, फिर दोपहर में हुआ, फिर शाम में ये हुआ, एंड लास्टली प्रिंसिपल आए, उन्होंने सबके हम सबके तरफ से वोट ऑफ थैंक्स दिया, एंड देन हमारा जो भी पूरा इवेंट था वो एंड हुआ। बीच में लिखो कि आप लोगों ने अलग अलग जगहों में जाके बीज बोया, उसको पानी दिया, प्लांटेशंस किया, स्वीप किया जहाँ जहाँ गंदगी थी वहाँ पे, है ना, कचरा उठा के डस्टबिन में फेंका, क्लीनिंग मेंटेन किया आप लोगों ने। ये सारी चीज़ें मेंशन करो कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, प्रेस आई थी, नहीं आई थी, जो भी है, ठीक है। कंपैरेटिवली आर्टिकल से आपका रिपोर्ट ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। चलो अब अपन आएंगे एडिटोरियल लेटर और उसके बाद जॉब एप्लीकेशन लेटर पे। अब लेटर राइटिंग के केस पे आते हैं। एडिटोरियल लेटर में क्या होता है, ये आपने क्लास 9-10 से देखा हुआ है। लेटर टू एडिटर है, कोई एक बेसिक इशू दिया जाता है, कोई एक बेसिक मुद्दा दिया जाता है जिसको लेकर आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर को चिट्ठी लिखना होता है कि ये इशू है, इसका एक सोल्यूशन ज़रूरी है, प्लीज़ आपके थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर मुझे ये सारी चीज़ें एड्रेस करना है। एंड लास्ट में हम ये लिख देते हैं कि कंसर्न अथॉरिटीज शायद अब ये देखने के बाद अपने नेसेसरी एक्शंस लेंगे, है ना। सिंपल है, बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। अगर आपको सेम चीज़ जो आपको बहुत समय से करते हुए आ रहे हो और आ भी रही है तो फिर ये अटेंड करना। एंड अगर यू आर क्रिएटिव इनफ एंड यू फील कि आप अच्छे से सुंदर से बना सकते हो तो जॉब एप्लीकेशन करना, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। पहले एडिटोरियल लेटर देख लेते हैं। चलो, हमें पता है फॉर्मेट क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स नेम एंड डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन, या तो कभी कभी पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सैल्यूटेशन आ जाएगा, फिर बॉडी, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है। फॉर्मेट हमें पता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलो, games and sports are not given so much of importance in the country as is given to academics. As a result of this, our achievements in the international arena have not been very spectacular. Write a letter to the editor of a daily newspaper on the importance of sports and games and need to create awareness about it. टॉपिक क्या है, मुद्दा क्या है कि हमारे देश में गेम्स एंड स्पोर्ट्स को उतना भाव नहीं दिया जाता स्कूलिंग लाइफ में जितना एकेडमिक्स को दिया जाता है। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल में जब खेल होता है हम पार्टिसिपेट तो करते हैं बट अच्छे रैंकिंग्स नहीं ला पाते, देश को उतना गर्व नहीं करवा पाते, है ना। तो राइट अ लेटर टू द नेशनल एडिटर ऑफ अ लोकल डेली किस बारे में कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको भी उतना ही भाव दो जितना एकेडमिक्स हो, क्योंकि हर बच्चा एक ही चीज़ के लिए नहीं बनता है, कुछ एकेडमिक्स के लिए है, कुछ स्पोर्ट्स के लिए है, कुछ डांस के लिए है, तो हर बच्चे को अपना अपना फील्ड चूज करने दो। एंड यहाँ पे इस सवाल पे बेसिकली स्पोर्ट्स एंड गेम्स के इंपॉर्टेंस पे फोकस करना है एंड कैसे लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस फैलानी चाहिए, उस मुद्दे को लेके लेटर है, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आपने फॉर्मेट फॉलो कर दिया उसी में 1 से 2 मार्क आपका आराम से आ जाएगा, क्योंकि आप फॉर्मेट सही करोगे, सब्जेक्ट लाइन सही करोगे, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन कर दोगे, है ना, तो उससे आपको 2 मार्क आराम से मिल जाते हैं 5 में से। तो सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एड्रेस, सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट आ गया, रीजंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स इन द इंटरनेशनल अरीना, ठीक है। अब क्लासिक एक इंट्रोडक्शन होता है लेटर टू एडिटर का, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली आई वांट टू हाईलाइट, कुछ जो अब इशू है उसको हाईलाइट करोगे, ठीक है। इनएडिक्वेट इंपॉर्टेंस गिवन टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन कंपैरिजन टू एकेडमिक्स इन आवर कंट्री, ठीक है। उसके वजह से हम इंटरनेशनल अरीना में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। इंट्रोडक्शन इतने में खत्म, जस्ट 1 से 2 लाइन में इंट्रो खत्म हो जानी चाहिए, लंबा इंट्रोडक्शन नहीं, मुद्दे की वजह से क्या क्या इश्यूज हो रही है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स मेनली, है ना, वो सारी चीज़ें बॉडी पे जाएगी। फिर आएगा अपना कंक्लूजन कि आई होप अब इन चीज़ों को देख के हमारे गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स लेंगे, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी हर जगह में, स्कूल्स में भी ये चीज़ फैलाई जाएगी या बताई जाएगी, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाए जितना एकेडमिक्स को दिया जा रहा हो, ठीक है। एंड लास्टली योर्स ट्रूली सुनीता, या जो भी नाम दिया हुआ है सवाल पे वो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेटर टू एडिटर में सबसे पहले फॉर्मेट फॉलो करो, ठीक है। दूसरा इंट्रोडक्शन जैसा हम क्लासिक रखते हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इंट्रोडक्शन क्लासिक रख दो। तीसरा, बॉडी में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिनिमम 3 देना, मतलब जो इशू है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आ रही है अपने, है ना,
और उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं उन सॉल्यूशंस को इंट्रो के एकदम एंड में देना और लास्ट में कंक्लूजन में लिख देना कि आई होप अब कंसर्न अथॉरिटीज़ एक्शंस लेंगे, स्कूल्स में ये चीज़ लागू की जाएगी कि अभी जैसे यहाँ पे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी उतना ध्यान दिया जाए नॉल करके, फिर खत्म। ठीक है, जितना आप सोचते हो ना कि ओ माय गॉड मैम हमसे होगा नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू होगा, बिलीव इन योर सेल्फ, जरूर होगा। ठीक है, आ जाओ लेटर्स पे आते हैं ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडेटा या रेज्यूमे। अब लेटर राइटिंग हमने बहुत किया है ना, फॉर्मल लेटर्स हमने बहुत लिखे, तो जब भी जॉब एप्लीकेशन के लेटर होंगे ना वो भी आसान, बहुत आसान होती है। क्यों? क्योंकि सवाल में ही हमें मिलता है या दिखता है कि कौन से रोल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, कौन से जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में हमें दिख जाती है, और उस जॉब के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी हमें सवाल में मिल जाता है। आपको एज अ कैंडिडेट उसी जॉब के लिए एक लेटर लिखना होता है, पहले एक लेटर होता है, फिर बायोडेटा होता है, तो लेटर उसी के लिए लिखना होता है कि जो जो दिया गया है ना, कि जैसे आपको एक लड़की चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी ऑफ एनी सब्जेक्ट, ठीक है, बस टीचर का हायरिंग हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि बीएड होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का इन अ रेप्यूटेड सीबीएसई स्कूल, या फ्रेशर ले रहे हो वो होना चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर चाहिए तो, ये सारी डिटेल्स दी गई है। अब आप एक इंडिविजुअल हो, यू विल कंसिडर योरसेल्फ कि आप उन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो, यू हैव द डिग्रीज, यू हैव एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग। दस एज एन इंडिविजुअल आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसी की चिट्ठी लिखनी है। जैसे हम कंप्लेन लेटर लिखते हैं या एडिटोरियल लेटर लिखते हैं, उसमें हमें मुद्दा पता होता है और हम उस हिसाब से आंसर लिखते हैं ना, वैसा ही जॉब एप्लीकेशन में आपको मुद्दा पता है कि ये हमारा जॉब रोल है, उसके ये क्राइटेरियाज है। अब खुद को ऐसा इंडिविजुअल बना दो जिसमें ये सारी खूबी है और इसीलिए आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वही लेटर लिखना होता है। और बायोडेटा में सिंपल आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जाती है, हॉबीज़, एकेडमिक अचीवमेंट्स, नॉन एकेडमिक अचीवमेंट्स, ये सब। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। चलो, ये आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्या है कि एक यंग सेल्स असिस्टेंट चाहिए पार्ट टाइम रोल के लिए, कहाँ का, गारमेंट्स, मार्केट गारमेंट्स है वहाँ के लिए। ठीक है, एक लीडिंग फैशन डिजाइनर है, उनका एक गारमेंट्स का दुकान है, तो उसके लिए एक यंग सेल्स असिस्टेंट चाहिए पार्ट टाइम बेसिस पे। ठीक है, तो इसका लेटर पहले क्या, देखो लेटर का फॉर्मेट सेम है, लेटर होता है ना, फॉर्मल लेटर होता है, तो फॉर्मेट सेम है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, फिर सब्जेक्ट में भी वही एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट है वो, ये चीज सेम रखना। अगर आप जॉब एप्लीकेशन कर रहे हो तो लेटर में ये चीज सेम रखना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिख देना। ठीक है, फिर सैल्यूटेशन हो गया, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लाइन भी आप शुरुआत या इंट्रोडक्शन के लिए सेम रख सकते हो। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन की सेल्स असिस्टेंट ऑन पार्ट टाइम बेसिस इन द, कौन सा न्यूज़पेपर दिया गया है वो, एंड किस तारीख को ये एड पोस्ट की गई थी वो, एंड आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि दिस इज विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, किस चीज के लिए एडवर्टाइजमेंट मिला था वो उसका एक डिटेल दे देना, कौन से न्यूज़पेपर में आया था और किस तारीख को आया था, एंड द फैक्ट दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर द सेम। ये इंट्रोडक्शन बन गया। अब आगे होगा कि आई एम एनक्लोजिंग डिटेल्स ऑफ माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन माई बायोडेटा, आई कैन प्रोवाइड टेस्टिमोनियल्स एंड सर्टिफिकेट्स इफ यू रिक्वायर देम, इफ यू कंसिडर दैट माई एप्लीकेशन इज मेरिटोरियस, आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एट एनी टाइम टू सूट योर कन्वीनियंस। मेरी मानो तो ये पूरी चीज, आप पूरी चीज उठा के पेस्ट कर सकते हो, है ना, मेरी मानो तो आप ये पूरी चीज का कॉपी पेस्ट कर सकते हो, रिमाइंडिंग कि जो क्वेश्चन में क्राइटेरिया है उन चेंजेस को अपला दो। जैसे आपके सवाल में टीचिंग पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है, सो द पोस्ट ऑफ टीचर, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, जो भी पोस्ट है टीचर का, या प्रोफेसरशिप हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, जो भी द पोस्ट ऑफ वो लिखा रहेगा, कौन सा न्यूज़पेपर है एक रैंडम बना देना, किस डेट को आया था वो रैंडम बना देना, एंड आई विश टू अप्लाई द सेम।
एंड मैंने अपने सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस सारी चीज़ें अपने बायोडेटा में लिखी हुई है, वो इस लेटर के साथ मैंने अटैच किया है। अगर आपको लगता है कि मैं सूटेबल हूँ आपके जॉब के लिए तो प्लीज़ कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू, आई विल बी अवेलेबल। खत्म। इतना आसान होता है जॉब एप्लीकेशन का लेटर। ठीक है, फिर जैसा हम एंडिंग करते हैं कि थैंक यू योर्स ट्रूली, नाम आ गया कोई, और नीचे ये लिखना एनक्लोजर रेज्यूमे, मतलब इसके साथ एक रेज्यूमे अटैच्ड है, ये मत मिस करना। ठीक है, एनक्लोजर रेज्यूमे वाला वर्ड मत मिस करना कि इस चिट्ठी के साथ ही मेरा बायोडेटा या रेज्यूमे अटैच्ड है, वो आपको देखना है। एंड इसके साथ साथ ही ये ऐसा एक बायोडेटा आ गया। अब एक चीज़ सुन के रखो, एक चीज़ सुनकर रखो, ठीक है। जब आप राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, हर सवाल एक नए पेज से बनेगा। तो अगर आप जॉब एप्लीकेशन अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले नए पेज से पहले वो लेटर आएगा एंड उसके नेक्स्ट पेज में रेज्यूमे बनेगा। सेम पेज से मत स्टार्ट करना कि लेटर के नीचे 2 लाइन बचा है वहीं से रेज्यूमे स्टार्ट करते हैं, नहीं, बाजू वाले पेज से आपका बायोडेटा या रेज्यूमे जो है उसको लिखना। ठीक है, तो रेज्यूमे में क्या है, सबसे पहला आपका नाम आएगा, पापा का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। और अगर नहीं मेंशन है, इमेजिनरी बना दो। ठीक है, नहीं मेंशन है तो इमेजिनरी बना दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले स्टार्टिंग में, इमेजिनरी चीज़ें या तो सवाल में है या तो नहीं है, तो खुद से बना के लिखना है। फिर एक टेबल बनेगा, जिस टेबल में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी अकॉर्डिंग टू द सवाल के क्राइटेरिया। अगर सवाल में सेल्स असिस्टेंट पूछा है, उस हिसाब से क्राइटेरिया के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्नीशियन मांगा है इलेक्ट्रिक बल्ब ठीक करने के लिए, उस हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टाइपराइटर चाहिए उस हिसाब से क्वालिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए प्रोफेसर के हिसाब से क्वालिफिकेशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके सवाल में रहेंगी। अगर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्राइटेरिया माइंड में बनाना और उस हिसाब से अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम कौन सा है, मतलब इसने डिप्लोमा इन स्टिचिंग एंड टेलरिंग भी की हुई है। फिर देखो 10th 12th BA और उसके बाद डिप्लोमा डिग्री इन स्टिचिंग एंड टेलरिंग, तो फैशन डिजाइनिंग में ये अच्छा चीज़ है, तो वो चीज़ भी उसने मेंशन कर दी। अब 10th CBSE 12th CBSE बैचलर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ये YWCA नाम के ऑर्गेनाइजेशन से स्टिचिंग एंड टेलरिंग किया, किस में कौन से ईयर में पास किया है और क्या परसेंटेज था, वो सारी चीज़ें भी मेंशन है। तो ये 4 कॉलम्स इन द टेबल, एग्जाम कौन सा था, कौन से बोर्ड या कॉलेज यूनिवर्सिटी से है, किस साल पास किए हो एंड कितना परसेंटेज आया था, ये पूरा ऐसा एक टेबल बनेगा। ठीक है, और उसके नीचे आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस आएगा, यहाँ पे लिख देना। लैंग्वेजेस आप क्या क्या जानते हो वो यहाँ पे लिख देना, क्या क्या हॉबीज़ है आपकी वो लिख दिया। और अगर कोई रेफरेंस आप देना चाहते हो कि इनसे आप बात करो, इनको मेरे काम के बारे में पता है, तो वैसे ही रैंडम 2 लोगों का नाम और उनके कुछ डेजिग्नेशंस, अगेन रिलेटिंग टू योर जॉब फील्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स असिस्टेंट्स इन फैशन डिजाइनर का स्टोर, तो स्टोर मैनेजर्स का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो वैसे ही अगर आप टीचिंग असिस्टेंट है तो आप किसी स्कूल कोऑर्डिनेटर, स्कूल वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, उनका रेफरेंस डालोगे, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनका नाम डालोगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जॉब उस हिसाब से रेफरेंस का हमें देना है। ठीक है, सॉर्टेड है, क्लियर है। शांत दिमाग से सवाल को देखना, लेटर को देखना और फिर इसको देखना। इस सेशन को एंड होने के बाद आराम से रिप्ले देख सकते हो, है ना, तो आराम से करना। चलो लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल। क्या बोल रहे हैं, यू आर माया फ्रॉम शिलोंग, यू रेड द गिवन एडवर्टाइजमेंट एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, राइट अ जॉब एप्लीकेशन अलॉन्ग विद योर बायोडेटा। क्या है, जॉइन आवर क्रिएटिव टीम, अ रिनाउंड पब्लिशिंग हाउस इन शिलोंग, अ न्यू वर्ल्ड is seeking talented illustrator for children's book। मतलब ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेटर एंड कार्टून डिजाइनिंग करते हैं ना लोग, तो ऐसा टैलेंटेड इलस्ट्रेटर चाहिए कि बच्चों के बुक्स में सुंदर सुंदर ग्राफिक्स बनेंगे, लाइक पिक्चर्स रहेंगे, तो वो इलस्ट्रेटर का रोल है यहाँ पे। क्रिएटिव इंडिविजुअल, क्राइटेरिया क्या है, क्रिएटिव इंडिविजुअल, पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग थ्रू आर्ट, यू आर वेलकम, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, team player with a degree, diploma in fine arts or graphic design may apply with the 5 samples from portfolio illustrating a variety of work. Write to the project lead
किसको लिखोगे आप, वो भी लिखा है कि रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। सवाल में ही आधे से ज्यादा चीज मेंशन है। देखो, लेट्स सी द सैंपल आंसर। तो पहले आपका आ गया सेंडर्स एड्रेस, जो आपका नाम है उस हिसाब से सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट बन गया। रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस सवाल के एंड में लिखा हुआ था। फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अगेन यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, हमारा सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे इलस्ट्रेटर फॉर चिल्ड्रंस बुक। फिर आ गया आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजिशन ऑफ दिस at your extreme publishing house. As a creative individual with a passion of storytelling through art, I am excited about the opportunity to contribute to your team. मेरे पास इस चीज़ की डिग्री है जो आपको चाहिए, and I have experience in creating illustration that appeal to young readers. My portfolio includes samples, मतलब मैंने इस लेटर के साथ अपना बायोडेटा या रेज्यूमे तो दिया ही है, उसके साथ साथ कुछ पोर्टफोलियोज भी ऐड किए हैं, ये भी मेंशन कर दिया क्योंकि वहाँ पे पूछा कि 5 सैंपल चाहिए। तो it includes samples showcasing my artistic versatility and ability to bring stories to life. I am eager to apply my skills to produce engaging visual narrative for children. I have attached my biodata and 5 illustration samples as per the requirement. Look forward to the possibility of discussing my application in detail. Thank you for your time and consideration. ठीक है, आपको सैम्पल्स या एग्जाम्पल्स अभी मैं इतने दे रही हूँ, इसके बाद भी पीडीएफ में और दूंगी। कारण यही है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या क्लासिक कंक्लूजन यूज़ कर सकते हो, क्या क्लासिक इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हो, या एक क्लासिक बॉडी भी क्या यूज़ कर सकते हो फॉर जॉब एप्लीकेशन लेटर्स। ठीक है, चलो इसका बायोडेटा भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था डिग्री उस हिसाब से बदलती है। ये तो मैंने होमवर्क रखा था, इसलिए मैंने यहाँ फिल नहीं किया है, ये मैंने होमवर्क रखा था क्योंकि मुझे नहीं पता आप पीडीएफ के थ्रू जो मैं आपको एक्स्ट्रा रिपोजिटरी दूंगी उससे आप सोल्यूशन सॉल्व करोगे नहीं करोगे। उससे अच्छा मैं यहीं पे एक होमवर्क दे दूं ताकि मैं शाम में पूछ पाऊँ कि किस किस ने होमवर्क किया है, ज़रा चैट पे बताना। ठीक है, तो इसका बायोडेटा एटलीस्ट ये 1 होमवर्क तो आपको मेरे हिसाब से जो भी मैं पीडीएफ एक्स्ट्रा रिपोजिटरी दे रही हूँ उसको पूरा करना चाहिए। अगर आप उतना भी नहीं कर रहे हो तो ये तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, यू हैव टू डू इट। ठीक है, फ्रेम द बायोडेटा ऑफ दिस आंसर एंड इफ यू वांट यू कैन डिस्कस इट विथ मी, शोकेस एंड टैली इट विथ मी कि मैम ये ठीक है, इसका जो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है क्या ये सूटेबल है फॉर दिस आंसर और नॉट, उस हिसाब से वी कैन डिस्कस। ठीक है, चलो आते हैं हमारे आखिरी राइटिंग स्किल के टॉपिक पे, विच इज आर्टिकल राइटिंग। नाउ लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इस वाले राइटिंग स्किल में आपको थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना पड़ता है क्योंकि यू हैव टू पुट ऑन सॉलिड फ्यू पॉइंटर्स। जैसे लेटर टू एडिटर में अपने को कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स बताने पड़ते हैं ना, मेन मुद्दे के प्रॉब्लम्स बताने पड़ते हैं, वैसे ही आर्टिकल राइटिंग में भी आपको कुछ की पॉइंट्स रेज करने पड़ते हैं क्योंकि अगर आप सेम चीज़ बार बार लिखोगे तो यू वॉन्ट गेट मार्क्स। तो कुछ चीज़ों का आपको मेंशन कर, कुछ कीवर्ड्स की फ्रेजेस मेंशन करने पड़ते हैं एज डिफरेंट पॉइंटर्स इन आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, अब इसका पहले फॉर्मेट देखेंगे। हमें पता है कि सबसे पहले एक हेडिंग आएगा, हमें पता है कि सबसे पहला एक हेडिंग आएगा कि आर्टिकल किस बारे में है, फिर उस आर्टिकल को किसने लिखा है वो बाईलाइन इधर भी आएगा। जैसे रिपोर्ट में बाईलाइन आता है वैसे ही आर्टिकल में भी बाईलाइन आएगा कि ये किसने लिखा है। उसके बाद हम पूरा उसका बॉडी शुरू करेंगे कि इंट्रो, उसके पैराग्राफ्स बनेंगे 1 2 3 करके। अगर आप चाहो तो 4 पैराग्राफ तक बना सकते हो। 4 पैराग्राफ्स अगर बॉडी में बन रहे हैं, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा एंड इंट्रोडक्शन में आपको मेंशन एक तो उसकी खूबी ये होगी, इंट्रो वाली जो पैराग्राफ है ना, इंट्रो वाला जो पैराग्राफ है ना, उसकी खूबी ये होनी चाहिए कि वो बहुत कैची, अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए। ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद अ कोट, यू कैन स्टार्ट विद अ सेइंग, व्हाटएवर यू वांट, अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए। और दूसरी, इंट्रोडक्शन में रीडर को समझ आ जाना चाहिए कि किस बारे में यह आर्टिकल है। हमारे सवाल में जो मेन क्वेश्चन दिया गया है वह किस बारे में वो सवाल है, उसी किस बारे में को अपने को इंट्रोडक्शन में ही बता देना है। ठीक है, चलो अब जो पैराग्राफ्स 2 और 3 है उसमें आपको कुछ चीज़ें लगानी है कि प्रॉब्लम क्या है, जो इशू दी गई है कि जिस बारे में हम आर्टिकल में बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या है, उस मेन इशू के लिए क्या क्या इश्यूज हो रही हैं एंड उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है। ये सारी चीज़ें हमें उन पैराग्राफ्स में बतानी है। कंक्लूडिंग में लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन अबाउट द एंटायर थिंग दैट यू हैव रिटन। ठीक है,
सैंपल दिखाती हूँ, उससे और क्लियरली समझ आएगा। मैम बिना सैंपल के क्लैरिटी कहाँ मिलती है? आई एग्री, सैंपल। तो a spurt of violence previously known in Indian school makes it incumbent on the educationists to introduce value education effectively in schools. Write an article expressing your views on the need of value education. तो सवाल देखो, स्टार्टिंग कुछ और भी दिया जाए, मेन सवाल है नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल्स में वैल्यूज एंड मॉरल्स सिखाना ज़रूरी क्यों है, इस बारे में हमारा पूरा आर्टिकल है। हम देखते हैं कि स्कूल्स में आजकल बच्चे वायलेंस में ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, मूवीज़ देख के या चीज़ों को देख के वो वायलेंस का मेथड लेने लगते हैं। जैसे एनिमल में वो बंदूक लेके आ गया था ना रणवीर कपूर, तो लोगों को लगता है दिस इज़ वेरी कूल, वी शुड डू दिस। या जैसे मार दंगा करेंगे, किसी ने कुछ कर दिया, मार दो उसको, पीट दो उसको। तो पीपल आर धीरे धीरे फॉरगेटिंग कि वैल्यूज़ एंड मॉरल्स क्या होते हैं। उनके रिएक्शंस बहुत वाइल्ड, बहुत वायलेंट होने लगे हैं, एंड स्लोली दे आर फॉरगेटिंग द फैक्ट दैट दे आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमैनिटी, इंसानियत, वैल्यूज, मॉरल्स उनके अंदर से धीरे धीरे जा रही है। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्कूल में वैल्यू एजुकेशन के क्लासेस भी हों, उन बच्चों को सिखाया जाए, सारे बच्चों को ही ये सिखाया जाए। तो इसी पे आर्टिकल राइटिंग है, ठीक है। फॉर्मेट देखेंगे और किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस ला रहे हैं, वो भी देखो। पहले तो हेडिंग आ गया, टाइटल आ गया, है ना। पहले हेडिंग है, टाइटल आ गया कि वैल्यू एजुकेशन अ पार्ट ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स, ये आपका मेन टॉपिक है। बाय लाइन लिख दिया, किसने लिखा है ये पूरा आर्टिकल, बाय लाइन आ गया। नाउ एक इंट्रोडक्शन आएगा कि स्पर्ट ऑफ वायलेंस प्रीवियसली अननोन इन स्कूल, क्वेश्चन से सीधा उठाया है। क्वेश्चन में ये कोट था, सीधा उठा के ये कोट बिठा दिया कि स्पर्ट ऑफ वायलेंस प्रीवियसली अननोन इन इंडियन स्कूल्स मेक्स इट इनकम्बेंट ऑन द एजुकेशनिस्ट्स टू इंट्रोड्यूस वैल्यू एजुकेशन इफेक्टिवली इन स्कूल्स। सवाल से वो कोट उठाया, इंट्रोडक्शन में सीधा बिठा दिया। Incidents of students confronting their teachers violently have also shown a sharp rise in schools. ये एक प्रॉब्लम है ना कि आपने शायद, ये आप 12th में हो तो आप शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। बहुत सारे स्कूल्स में स्पेशली जो उनके फिजिकल एजुकेशन के सर होते हैं ना, उन पे ये लड़के स्टूडेंट्स बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि आप ये नहीं दोगे, आप हमें खेलने जाने इस बार इस टाइम पे नहीं दोगे, बैट नहीं दोगे, फुटबॉल नहीं दोगे, ठीक है देख लेते हैं, और उनसे वायलेंटली बिहेव करता है एज सून एज द टीचर लीव्स द स्कूल। ये मैंने अपने आंखों से देखा है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो अभी तो और भी ज़्यादा होने लगा था, है ना। तो ये सारी these are one issues that we are seeing. Education can't be reduced merely to job of providing degree. Education must be value based. ये देखो एक चीज़ है कि वैल्यू एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम इन स्कूल्स। इस चीज़ का एक जस्टिफाई किया। फिर प्रॉब्लम्स दिखाएंगे कि यंग स्टूडेंट्स इन स्कूल्स and colleges are going astray. Some are being reduced to walking computers. Others have become white-collared brutes. They behave like wild animals. Both ways, development is lopsided. It is age of neo-consumerism. Up, next problem. Morals and minds of the youth are guided by the forces of market. मटीरियल प्रॉस्पेरिटी जो है या ईगो, ये सारी चीज़ें, बाहर दिखावटी चीज़ें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है वैल्यूज़ इन द यूथ। उनको इंसानियत, मॉरल्स, इन चीज़ों की बातें या इन चीज़ें को दिमाग में रखना आज के यूथ में है ही नहीं, है ना। तो वो सारे प्रॉब्लम्स दिखाए जा रहे हैं। एंड लास्टली, in schools, steps must be taken for the moral upliftment of students. In the assembly, a 5-minute talk regarding morals and values must be a compulsory feature. अब ये स्कूल असेंबली में ना लिख के अगर वो एक पीरियड हफ्ते में एक क्लास इस बारे में रख देते तो बेहतर होता फॉर एवरी ग्रेड, क्योंकि असेंबली में लोग आधा से ज़्यादा सुनते ही नहीं है, वो अपने में बेवस्त हो जाते हैं। ठीक है, चलो। हर एक राइटिंग स्किल के फॉर्मेट को हमने देखा, उनके एग्जाम्पल्स को हमने देखा। एक चीज़ हमने समझा कि कुछ कुछ जगहों में इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन सेम रख सकते हैं, कहीं कहीं पूरा बॉडी ही सिमिलर हो सकता है, कहीं कहीं सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को अगर हमने मेंशन किया और सुंदर तरीके से उसको ज्वाइन कर दिया तो आंसर ही पूरी बन जाती है ना। जैसे डे, डेट, टाइम, वेन्यू और इवेंट कौन सी है, ये सारे लिख दी तो पूरा आंसर ही उससे मेनली फ्रेम हो जाता है। दस पूरा राइटिंग स्किल का सेक्शन मार्क ग्रैबिंग है गाइस। अभी इस सेशन के बाद आपको टेलीग्राम पे एक लिंक आएगी, एक पीडीएफ की लिंक मिलेगी या एक पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको यूटिलाइज करके आई वुड रिक्वेस्ट यू कि उसको एटलीस्ट आप सॉल्व ना भी करो, उसके क्वेश्चंस को समझो, आंसर्स को देखो, है ना। ट्राई टू गो थ्रू द सवाल, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आते हैं। ठीक है,
सो दैट्स इट फॉर योर राइटिंग स्किल. हम मिलेंगे इन द इवनिंग फॉर विस्टास का लाइव सेशन. टिल देन सेल्फ स्टडी जारी रखो. कोई भी दिक्कत हो, रीच आउट टू मी. आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर यू. लॉट्स ऑफ लव. ऑल द बेस्ट. कीप योर प्रिपरेशंस ऑन. मिलेंगे बहुत जल्द. बाय बाय गाइस. टेक केयर.